हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर वी के बिश्नोई। तो फर्स्ट लेक्चर जो था अपना मैनेजमेंट फंडामेंटल का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसके फंक्शंस। और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अप्रोच क्या होती है और मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो क्या होती है। तो मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि मॉडर्न अप्रोच जो है वो डेमोक्रेसी से इंस्पायर्ड होती है। इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है मैनेज करने की, जो वर्कर है उसको क्यों ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। इसमें तीन जो मेन अप्रोच होती हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये तीनों अप्रोच डिटेल में बताऊंगा और उसके इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर तीन मेन अप्रोचेज कौन सी हैं। तो पहली है क्वांटिटेटिव अप्रोच, दूसरी है सिस्टम अप्रोच और तीसरी है कंटीजेंसी अप्रोच। बच्चों, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है? क्वांटिटेटिव, जैसा आपको इसके नेम से भी समझ में आ रहा है कि इसके अंदर हम मैथमेटिकल फार्मूला यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको करने होते हैं, और जो अलग अलग एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट को हम फिर यूज़ करते हैं मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर जैसे आपको सेल्स का डिसीजन लेना होता है कि आने वाले टाइम में सेल्स कितनी हो सकती है। अगर आप सेल्स का सही एस्टिमेशन नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्शन आप एक राइट अमाउंट में नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट अमाउंट में प्रोड्यूस अगर चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आपने कम किया तो आपको लॉस होगा, और आपने अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया सेल्स को अच्छी तरह से एस्टिमेट किए बिना, तो भी आपको लॉस होगा क्योंकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या कहती है मैनेजमेंट की? ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम समझती है। जैसे एक कोई भी मैकेनिकल इक्विपमेंट ले लीजिए, जैसे हम कोई गाड़ी ले लेते हैं तो गाड़ी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं उनको हम सब सिस्टम बोलते हैं, और वो ये सारे एक हारमोनी में काम करते हैं, और जब वो सारे पार्ट एक साथ काम करते हैं तभी जो गाड़ी है वो चल पाती है, अपना जो उसका बेसिक फंक्शन है वो पूरा कर पाती है। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर एक सिस्टम समझा जाता है, और जो दूसरे उसके पार्ट्स हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सब सिस्टम समझा जाता है, और सिस्टम की एफिशिएंसी के ऊपर इसके अंदर काम किया जाता है। तीसरा है कंटीजेंसी अप्रोच। अब कंटीजेंसी अप्रोच क्या है? कंटीजेंसी यानी कि सिचुएशनल अप्रोच भी इसको हम कह सकते हैं। कंटीजेंसी यानी कि आप अभी प्रेजेंट टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हम चीज़ों की प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम कौन सी मेन प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है, कौन सा वर्क है वो प्रायोरिटी है, और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको सोल्व किया जाएगा। तो ये होती है इन्वायरमेंटल अप्रोच भी इसको बोलते हैं, कंटीजेंसी या सिचुएशनल अप्रोच भी इसको बोलते हैं, कि प्रेजेंट टाइम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो जो फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, सबसे पहले उसके लिए उसको डील करना है, उसके लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। तो इनकी डिटेल में जो मैंने डेफिनेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है वो देख लेते हैं एक बार, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहली जो अप्रोच है आपकी वो है सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच के अंदर हम जरा पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, दिस अप्रोच कंसिडर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैकेनिकल सिस्टम। मैंने जैसा आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि सिस्टम अप्रोच जो होती है उसको हम मैकेनिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक अप्रोच भी बोल सकते हैं, सिक्वेंशियल अप्रोच भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन होती है कंपनी, उसको एक मैकेनिकल सिस्टम समझा जाता है। और कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन सबको सिस्टम का सब सिस्टम समझा जाता है, और सबको एक पेस, एक प्लान दे दिया जाता है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग सभी को हार्मोनी में फंक्शन करने होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तो आगे ये कहते हैं कि एज ए मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन पार्ट। उसके अंदर हर एक सिस्टम का अपना एक रोल होता है, इसके अलग अलग अपने पार्ट होते हैं, और उनका अपना सब सिस्टम बनता है, और वो सब सिस्टम मेन सिस्टम को सपोर्ट करता है, दैट मूव्स इन ए हार्मोनी, जो एक हार्मोनी में चलता है। जैसे मैंने गाड़ी वाला एग्जाम्पल लिया, टू अचीव द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम यानी कि जैसे कोई कपड़ा बनाने की मशीन है, अगर उसके सारे सिस्टम सही से काम करेंगे तो फाइनल आउटकम जो कपड़ा बन रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो इसलिए कपड़े अगर आप बना रहे हो, टेक्सटाइल आप बना रहे हो, तो आपको मशीन की सारे सिस्टम को वेल मेंटेन रखना होगा, तभी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क निकल के आएगा। तो इन द सेम वे और सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम अप्रोच के अंदर ह्यूमन को अरेंज किया जाता है, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, ठीक है ना, इन ए सीक्वेंस,
एंड वर्क्स लाइक ए सिस्टम। और फिर उसको एक सिस्टम दे दिया जाता है अरेंज करके कि आपको इस तरह से काम करना है। और मॉनिटर किसको किया जाता है? ग्रेट इफेक्टिवनेस एट एफिशिएंसी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि वो उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि वो जो काम कर रहा है उसका आउटपुट एंड एफिशिएंसी, और काम कितना तेजी से कर पा रहा है, कितना एफिशिएंटली उसको पूरा कर पा रहा है, इस चीज़ के ऊपर फिर मैनेजरियल जो अथॉरिटीज़ है वो ध्यान रखती हैं। In this system approach, business decisions are taken to strengthen the structure of organization because it is considered that the systematic and balanced structure can achieve the target of business effectively। ये कहता है कि इस अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाता है कि स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब उसके सब पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारे के सारे जो हैं उनको मॉनिटर करो, उनको मजबूत करो। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करो, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाएँ। और अगर वो सारे का सारे पार्ट्स जो हैं वो अगर बिल्कुल एफिशिएंटली काम करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, और बिजनेस का टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो वो आपका अचीव होगा इफेक्टिवली। ठीक है, अब हम लेते हैं अगली अप्रोच। अगली अप्रोच है आपकी, सिस्टम हो गया, अब कंटीजेंसी अप्रोच। अब कंटीजेंसी अप्रोच क्या होती है? इसको पढ़ते हैं। मैंने वैसे इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है कि दिस इज द मोस्ट रिसेंट अप्रोच ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये तो सबसे नई अप्रोच है ये। अंडर दिस अप्रोच इट इज़ कंसिडर्ड दैट द बिजनेस इज ए डायनेमिक फिनोमिना। इसके अंदर हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो है वो डायनेमिक फिनोमिना। डायनेमिक फिनोमिना का मतलब क्या है? कि वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, रूल रेगुलेशन चेंज हो गए, इन्वायरमेंटल रूल चेंज हो गए, इंटरनेशनल लेवल पे कोई फिनोमिना चेंज हो गया, पॉलिटिकल फिनोमिना चेंज हो गया, किसी कंट्री में वॉर हो जाता है, किसी कंट्री में फ्लड आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये बिजनेस को डायनेमिक बनाते हैं कि हम इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन सिचुएशन चेंज हो जाती है। और सिचुएशन चेंज होने से जो हमने एस्टिमेशन किए थे वो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो इन बिजनेस वर्ल्ड सिचुएशन सिचुएशन चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली। एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को मैं आपको डिटेल में एक लेक्चर में कवर करूंगा। इतना इसको समझ लीजिए कि एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती हैं जो सबको, सारी ऑर्गेनाइजेशन को एक समान रूप से इम्पैक्ट करती हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर फर्म को इम्पैक्ट करता है। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक एम्प्लॉयज़ अपनी फर्म को ही इम्पैक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन सिस्टम चेंज कर दिया तो वो जितनी भी इंडस्ट्रीज है सबको इक्वली इम्पैक्ट करेगा। तो जो बड़ा फैक्टर है वो एक्सटर्नल हो गया और जो छोटा है वो इंटरनल हो गया। और ये फ्रीक्वेंटली लगातार चेंज होते रहते हैं। सो बिजनेस डिसीजन शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। तो अगर आपने कोई प्लान बनाया एक साल के लिए, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई, तो वो प्लान तो आपका काम आएगा नहीं। तो इसलिए इस अप्रोच में ये कहा जाता है कि आपका जो बिजनेस डिसीजन है वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड दिस अप्रोच and in this approach it is considered that the first analyze the current situation। इसमें कहते हैं कि लगातार आप एनालिसिस करते रहिए करंट सिचुएशन का, कि अब क्या चल रहा है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है या नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेक ए कोपिंग स्ट्रेटजी। कोपिंग यानी कि उसको सॉल्यूशन करने की स्ट्रेटजी साथ में बना लीजिए, यानी कि प्लान ए के साथ में प्लान बी रेडी रखिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे आर्मी में होता है ना, स्ट्रेटजीज वो बनाते हैं। तो अगर स्ट्रेटजी ए सक्सेस नहीं हो रही है तो वो उसके लिए बैकअप में दूसरी स्ट्रेटजी रखते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर आपने प्लान बनाया, आपका प्लान सही नहीं चल रहा है, तो कोपिंग स्ट्रेटजी तैयार कर लीजिए फिर। और शुड बी बेस्ट फिट अंडर द गिवन सिचुएशन। और उसको वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी कि गिवन सिचुएशन में उसको आप बेस्ट फिट कर सकें। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो आप चेंज कर सकें। दिस अप्रोच इज लार्जली एप्लीकेबल इन प्रेजेंट बिजनेस फॉर्मेट। और ये अप्रोच जो है प्रेजेंट बिजनेस फॉर्मेट में लार्जली एप्लीकेबल है। हर दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन इस अप्रोच को फॉलो करती है। अब हम देखते हैं तीसरी अप्रोच। तीसरी अप्रोच है आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच। ये लास्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेज में। जैसा मैंने इसका इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम में सजेस्ट हो रहा है, नेम बता रहा है क्वांटिटेटिव, यानी कि इसमें डाटा एनालिसिस आपको करना है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन जो आंकड़ों के रूप में है, डाटा के रूप में है। इन दिस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वी यूज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर डिस्पर्सन हो गया, वेरिएंस वगैरह हम निकालते हैं। फाइनेंस में रेशो एनालिसिस करते हैं। सेल्स के पास्ट डाटा को हम उसे एवरेज निकाल के फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये जितनी भी मैथमेटिक्स टूल है वो आपकी जो फर्म के पास हिस्टोरिकल डाटा यानी कि जो पुराना डाटा है उसका इस्तेमाल करके उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है, उसके फॉर्मूले, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं और उनके बिहाफ पे डिसीजन बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि बिजनेस डिसीजन मेकर
एंड इट टू बी प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेटिस्टिकल टूल। कि जो बिजनेस डिसीजन मेकर है हिस्टोरिकल डाटा यूज करता है बिजनेस डिसीजन मेकर यानी कि मैनेजर, एंड इट टू बी प्रोसेस्ड, और इसको प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टेटिस्टिकल टूल। अब आपको अगर जैसे फॉर्मूलाज अगर नहीं पता होगा, थियरीज नहीं पता होगा, सिस्टम नहीं पता होगा, तो आप डेटा का एनालिसिस भी नहीं कर सकते। डाटा का एनालिसिस करने के लिए अब मान लीजिए आपको किसी सीरीज का एवरेज निकालना है, तो आपको एवरेज का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको किसी सीरीज का वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसके लिए जो प्रॉपर फॉर्मूलाज दिए गए हैं स्टैटिक्स के अंदर वो आपको आना चाहिए। तो अंडर दिस अप्रोच द फाइनल डिसीजन दैट विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम दैट रिसीव्ड आफ्टर द डेटा एनालिसिस। और इसमें जो डेटा एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उस रिजल्ट के ऊपर डिसीजन बनाया जाता है, उस रिजल्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। दिस इज ए साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बिजनेस। और इस तरह से इसके अंदर ह्यूमन एरर कम आती है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। जो डाटा कहता है और जो फॉर्मूलाज को यूज करके डाटा एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकल के आता है हम उसी रिजल्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पिछले साल के 1 साल के सेल्स के डाटा है उसका एनालिसिस किया, आपने उसका मूविंग एवरेज या सिंपल एवरेज या मीडियन कुछ भी आपने उससे कैलकुलेट किया, तो जो वैल्यू निकल के आती है फिर उस वैल्यू के साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उस वैल्यू के पास साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, और उसको आप फ्यूचर के लिए एस्टिमेट कर लेंगे कि भाई पिछले 1 साल का डाटा हमारा ये कहता है, एवरेज ये निकलती है, तो ऑन एन एवरेज हमारी सेल्स जो है वो इसके आसपास, इस फिगर के आसपास रहती है। तो स्टूडेंट्स ये मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोचेज हैं, 3 मेन अप्रोचेज होती हैं जो मैंने आपको बता दिया है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो डीबीएम के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ये अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है इन स्लाइड से, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन आएगा जैसे कि एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। और बड़ा क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का मार्कर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन ऑल मॉडर्न मैनेजमेंट टूल्स इन डिटेल। तो फिर ये तीनों आपको एक साथ लिखनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।